हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं टोनी मॉरिसन की नॉवल जैज़ के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, टोनी मॉरिसन की नॉवल जैज़ पब्लिश हुई है 1992 में। उनकी बिलव्ड ट्रिलॉजी का सेकंड पार्ट है ये। बिलव्ड के बाद और पैराडाइज से पहले ये नॉवल पब्लिश हुई थी। इस नॉवल का मेन फोकस सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। ये हार्लेम रेनेसांस का टाइम 1920s न्यूयॉर्क की ब्लैक अर्बन लाइफ आइडेंटिटी और इमोशनल ट्रॉमा को एक्सप्लोर करती है। जब अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर जो कि म्यूजिक, आर्ट और नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रही थी, इसी एटमॉस्फेयर को जैज म्यूजिक की तरह फ्री फ्लोइंग इम्प्रोविजनल स्टाइल में नरेट किया गया है। दोस्तों, जैज के मेन थीम्स है लव और ऑब्सेशन, आइडेंटिटी और सेल्फ डिस्कवरी, माइग्रेशन और अर्बन लाइफ, और जैज एज अ नरेटिव स्टाइल। यानी कि नॉवल का स्ट्रक्चर जैज म्यूजिक जैसा है, यानी कि नॉन लीनियर है। नरेटर कभी एक स्टेबल पॉइंट पर नहीं रहता। जैसे म्यूजिक में रिदम चेंज होती है, वैसे भी नरेटर के जो पॉइंट है वो चेंज होते रहते हैं। इसमें इसके अलावा मेमोरी और पास्ट ट्रॉमा, वायलेंस और इमोशनल ब्रेकडाउन जैसे थीम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम इस नॉवल को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक अननेम्ड नरेटर से, जो बोलती है, ओह, आई नो दैट वुमन। ये नरेटर वॉयलेट ट्रेस और उसके हस्बैंड जो ट्रेस की स्टोरी बता रही है। वॉयलेट और जो एक मिडिल एज कपल है जो हार्लेम लिनॉक्स रेवेन्यू न्यूयॉर्क में रहते हैं और बर्ड्स पालते हैं। जो एक यंगर गर्ल डोरकस से प्यार कर बैठता है। ये लव अफेयर ऑब्सेशन बन जाता है और जेलेसी में जो डोरकस को मार देता है। डोरकस के फ्यूनरल के बाद वॉलेट, जो कि जो की वाइफ है, उस डेड बॉडी को देखकर इमोशनल ब्रेकडाउन में चली जाती है और कफन में जाकर डोरकस को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वॉलेट और जो है वो बर्ड्स को पालते हैं, बर्ड्स को रखते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद वॉलेट अपने सारे बर्ड्स को फ्री कर देती है। इवन वो पैरट जिस जो हमेशा आई लव यू बोलता था, उसको भी वो आजाद कर देती है। ये शो करता है कि उनका घर भी इमोशनल क्योस से फ्री हो रहा है। वॉलेट डॉर्कस के बारे में सब कुछ जानने लगती है, उसकी लाइफ, स्कूल, डांस स्टेप, सब कुछ वो डॉर्कस को समझने लगती है। इवन उसकी मूवमेंट्स कॉपी करती है। और ये सब वो कर रही होती है जेलेसी के कारण, क्यूरियोसिटी के कारण। नरेटर को लगता है कि वो वॉयलेट को जानती है सिर्फ गॉसिप और स्टोरीज से। बट मॉरिसन ये दिखाती है कि गॉसिप हमेशा सच नहीं होती, लोग गलत भी हो सकते हैं। नरेटर न्यूयॉर्क से काफी प्यार करती है, न्यूयॉर्क की म्यूजिक, बिल्डिंग्स, फ्रीडम, सब कुछ से। लेकिन रेसिज्म भी इस न्यूयॉर्क में एग्जिस्ट करता है। सिटी लाइवली है बट वॉलेट और जो इमोशनली आइसोलेटेड है। जो का लव डॉर्कस के लिए डिस्ट्रक्टिव बन जाता है, मर्डर तक चला जाता है। वॉलेट का लव ऑब्सेशन में बदल जाता है। अब वॉलेट के पास बर्ड्स को केयर करने के लिए डेली रूटीन नहीं रहा। जो के पास भी डॉर्कस के साथ मिलने जुलने का रूटीन खत्म हो गया है। लेकिन जो को पता था कि डॉर्कस के साथ उसकी क्लोजनेस पहले से ही कम हो रही थी। डॉर्कस पार्टीज और डांस करना चाहती थी और जो ने उसको मार दिया, जैसे उसने उसका शिकार किया हो। अब जो रात भर डॉर्कस की यादों को अपने दिमाग में डीपली फील करने की कोशिश भी करता है। दोस्तों, यहाँ पे जो की साइकोलॉजी को भी समझे। नरेटर पहली बार जो के मर्डर के पीछे का रीजन बताता है। जो डोरकस को कंट्रोल करना चाहता था, उसको अपना बनाना चाहता था। उसका लव पोसेसिव और डिस्टर्बिंग बन गया था। जो याद करता है एक पुरानी जिंदगी को जो कि वॉलेट के साथ बिताई है उसने। वेस्पर कंट्री वर्जीना में वो लोग रहते थे, लेकिन उसको वॉलेट के साथ बिताई गई जिंदगी याद नहीं होती। लेकिन डॉर्कस से मिलने की हर डिटेल उसे परफेक्टली याद है। उसने डॉर्कस को ड्रग स्टोर में देखा और फिर उसके आंट एलिस मैनफ्रेड के घर भी मिला। और जो ने तुरंत डिसाइड कर लिया कि डॉर्कस उसकी होगी। उसने उसको चूज किया, प्यार का वेट नहीं किया। अब इस नॉवल में ब्लैक माइग्रेशन हिस्ट्री को भी दिखाया गया है कि 1870 से पहले ब्लैक पीपल न्यूयॉर्क
माइग्रेट कर रहे थे। वो पॉवर्टी और रेशियल वायलेंस से बचकर आ रहे थे। बहुत लोग वॉर के ट्रॉमा से भी भाग रहे थे और न्यूयॉर्क आके लोग सिटी से अटैच हो जाते हैं। बिल्डिंग्स और लाइट से उन लोगों को प्यार हो जाता है। नॉवल में फिर बताया जाता है जो और डॉर्कस का रिलेशनशिप, जो डॉर्कस को पुरानी जिंदगी याद दिलाता था जो उसने वॉलेट के साथ न्यूयॉर्क में बिताई थी। डॉर्कस उसको अपनी पर्सनल ट्रॉमास को बताती थी, जैसे कि उसकी जो मदर है उसने उसको फायर वाली इंसिडेंट में अबैंडन कर दिया था, छोड़ दिया था, उसके डॉल्स भी जल गए थे। दोनों अपने इमोशनल पेन शेयर करते हैं और फिर एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। डॉर्कस जो से मैक्सिको ले जाने का प्रॉमिस लेती थी। अब नॉवल में जिक्र होता है एक और करेक्टर का जिसका नाम है मेलवॉन। मेलवॉन एक क्लीनिंग लेडी है जो ऑफिस बिल्डिंग में काम करती है। उसका इंटरेस्ट नेबरहुड गॉसिप और लोगों की जिंदगी में काफी है। उसका एक नेफ्यू स्वीटनेस वेस्ट चला गया, लेकिन मेलवॉन उसके लेटर्स सीक्रेटली पढ़ा करती है। कभी कभी वो लेटर्स को हेल्प करने के लिए एक्स्ट्रा स्टैम्प भी लगा देती है। जो मेलवॉन के घर जाके एक डील करता है। वो मेलवॉन को $2 पर मंथ देगा और उसके घर में डॉर्कस से मिल सकेगा जब मेलवॉन काम पर हो। मेलवॉन इनिशियली तो मना कर देती है क्योंकि वो वॉलेट को धोखा नहीं दे सकती, लेकिन जो इंसिस्ट करता है तो मेलवॉन वॉलेट को इग्नोर करती है। अब जो है वो बन जाता है थर्सडे मैन, जो मिडिल ऑफ द वीक में अपनी हिडन लाइफ जीने आता है मेलवॉन के घर, यानी कि वो वहां पर डॉर्कस से मिलने आता है। नरेटर कहती है कि ऐसे थर्सडे मैन सिटी में बहुत होते हैं, उनके इमोशंस एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हैं। अब नॉवल में जिक्र होता है जुलाई 1917 का और एलिस मैनफ्रेड फिफ्थ एवेन्यू पर एक मार्च देख रही है। एलिस हमेशा से डर में जीती आई है, पहले इलिनॉइस, फिर मैसाचुसेट्स और अब न्यूयॉर्क में भी। उसको लगता है कि वाइट पीपल उसको हर जगह इंसल्ट करते हैं, डीह्यूमनाइज करते हैं, लेकिन ब्लैक मार्चेस यानी कि साइलेंट प्रोटेस्ट करने वाले उसको फियर के बजाय एंगर और स्ट्रेंथ फील कराते हैं। ये मार्च रियल 1917 NAACP साइलेंट प्रोटेस्ट परेड है जो रेसिज्म के खिलाफ थी। दोस्तों, अब पता चलता है कहानी में कि जो एलिस है वो डॉर्कस यानी अपनी नीस की गार्जियन है। वो डॉर्कस को सिखाती है वाइट लोगों को इग्नोर करना, बोल्ड क्लोथ्स ना पहनना, सोसाइटी के रूल्स फॉलो करना। वो डॉर्कस को प्रोटेक्ट करना चाहती है क्योंकि उसको लगता है कि गलत बिहेवियर डेंजर ला सकता है। वहीं पे लोग डिस्कस कर रहे हैं ईस्ट सेंट लुइस राइट्स के बारे में, जिसमें डॉर्कस के पेरेंट्स मर गए हैं। कुछ लोग ब्लैक वेटरन्स को ब्लेम करते हैं, कुछ वाइट फियर को। एलिस पर्सनली अपने रिलेटिव की डेथ के लिए म्यूजिक को ब्लेम करती है, जैज और लाउड कल्चर को करती है। उसको लगता है कि म्यूजिक लोगों को आउट ऑफ कंट्रोल बना देता है। एलिस चर्च और सोसाइटी की बात मानती है कि जाज बैड इन्फ्लुएंस है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको लगता है कि म्यूजिक में एंगर और इमोशन छुपा है। वो चाहती है कि डॉर्कस को कंट्रोल करे, बट म्यूजिक का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग हो जाता है। डॉर्कस अपने आप को कंट्रोल नहीं करती। उसको लाइफ बिलो द सैश यानी फ्रीडम पार्टी डिजायर पसंद है। उसके पेरेंट का हाउस फायर में जल गया था। उस ट्रॉमा ने उसको बोल्ड बना दिया। उसको अपने डॉल्स का लॉस अब पेरेंट्स से ज्यादा पेनफुल लगता है। डॉर्कस को लव स्टोरी और सफरिंग वाली वुमेन की कहानियां पसंद है। वो सेक्स और रिलेशनशिप को समझना चाहती है। उसको अपने बॉडी को लेकर इनसिक्योरिटी भी होती है। अब दिखाया जाता है कि डॉर्कस अपनी फ्रेंड फेलिस के साथ पार्टी में जाती है। म्यूजिक, अल्कोहल और डांसिंग का एटमॉस्फेयर होता है। डॉर्कस कॉन्फिडेंट फील करती है फेलिस के साथ। पार्टी में डॉर्कस दो बॉयज को देखती है और उनसे इंटरेक्ट होती है, लेकिन एक बॉय उसको रिजेक्ट भी कर देता है। उस मोमेंट पर डॉर्कस फील करती है कि उसकी बॉडी अनवर्दी है। अब अगेन कहानी में एंट्री होती है जो डॉर्कस से मिलता है एक चांस एनकाउंटर में। वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करने आता है। वुमेन उसे फ्लर्ट करती है, बट डॉर्कस उसके लिए स्पेशल बन जाती है। नरेटर भी कंफ्यूज है कि डॉर्कस ही क्यों अलग थी। नरेटर सोचती है कि एलिस अगर स्ट्रीट में होती तो जो का डेंजर पहले समझ लेती।
एलिस ज्यादा टाइम इंडोर्स रहती है और न्यूज़पेपर से दुनिया समझने की कोशिश करती है। रियल लाइफ का बिहेवियर उससे समझ में नहीं आता है। अब एलिस रियलाइज करती है कि जो जैसे नॉर्मल लगने वाले लोग भी डेंजरस हो सकते हैं। उसको लगता है डेंजर सिर्फ बाहर नहीं, घर के अंदर भी होता है। वॉयलेट एलिस के घर आती है डॉर्कस के बारे में बात करने। एलिस उसे पहले रिजेक्ट कर देती है, फिर क्यूरियोसिटी से एक्सेप्ट भी कर लेती है। दोनों वुमेन डॉर्कस को लेकर कनेक्टेड हो जाती हैं, बट इमोशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं। एलिस वॉलेट के साथ रहकर थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। वो एंग्री भी होती है और क्यूरियस भी होती है। दोनों वुमेन अपने पास्ट के पेन को शेयर करते हैं। एलिस को अपने चीटिंग हस्बैंड की याद आती है। वो अपने पेन को सप्रेस नहीं करती। वो वॉलेट से कहती है, तुम्हें लॉस का असली मतलब नहीं पता। दोस्तों, ये नॉवल पास्ट और प्रेजेंट टेक्निक पर बेस्ड है। कुछ कुछ सीन में हमें पास्ट की लाइफ देखने को मिली है, जहाँ पे हमें डॉर्कस की आइडेंटिटी, पर्सनालिटी के बारे में पता चला है। फिर कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे नॉवल में दिखाया जाता है कि एलिस से टी पीने के बाद वॉलेट ड्रग स्टोर जाती है। वो एक मेल्टेड मिल्क पीती है, अपने आप को यूथफुल और कर्वी फील कराने के लिए। वॉलेट अपने अंदर दो वर्जन फील करती है। एक नॉर्मल वॉलेट जो कि लोनली है, इमोशनल है, प्रोटेक्टिव है, और दूसरी दैट वॉलेट जो कि एंग्री, वॉलेंट और अनस्टेबल है। और वो दैट वॉलेट ही है जो डॉर्कस के फ्यूनरल में गई थी। उसने अशर्स को फाइट किया और डॉर्कस की बॉडी पर अटैक किया था। अब जो है वो गायब हो चुका है, और जो के गायब होने के बाद वॉलेट का जो पैरेट है जो आई लव यू बोलता था, वो उसको अनबीरेबल लगता है। वो रिग्रेट करती है कि उसने अपने पैरेट को क्यों छोड़ दिया। वो सोचती है कि पैरेट या तो खो गया है या लव ना सुन के चला गया है। अब जो वॉलेट है वो डॉर्कस और जो के रिलेशनशिप को इमेजिन करती रहती है। वो सोचती है कि उनके गिफ्ट्स क्या थे, क्लोथ्स क्या थी, इंटीमेसी के बारे में वो सोचने लगती है। अब उसको लगता है दैट वॉलेट इज मी। उसको रियलाइज होता है कि वो भी जो को हासिल करना चाहती थी। वॉलेट समझती है कि जो और डॉर्कस के बीच जो हुआ वो उसका अपना रिफ्लेक्शन है। वो भी किसी और चीज को सर्च कर रही थी, जो कि था ट्रू बैले के गोल्डन हेयर बॉय का मेमोरी। वॉलेट को अपनी माँ रोज डियर की याद आती है। उसकी माँ को रिपोजिशन के वक्त चेयर से गिरा दिया गया था। वो शौक में चुप हो गई थी, बाद में उसने सुसाइड कर लिया था, एक कुएं में जंप करके। तो वॉलेट के चाइल्डहुड में भी काफी ट्रॉमा रहा है। और इसके बाद ट्रू बेल जो कि ग्रैंड मदर रही है वॉलेट की, उसने फैमिली को सपोर्ट किया। वो वॉलेट के लिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फिगर बन जाती है। वॉलेट उसको एडमायर करती है। वॉलेट के फादर कुछ टाइम बाद वापस आते हैं, बट इमोशनली एब्सेंट फादर होते हैं वो। कुछ टाइम बाद वो भी चले जाते हैं। यानी कि फैमिली में इंस्टेबिलिटी और इमोशनल इनसिक्योरिटी डेवलप होती है। मदर के ट्रॉमा के बाद वॉलेट डिसाइड करती है कि वो कभी चिल्ड्रन नहीं चाहेगी। उसको लगता है मदरहुड पेन लाता है। अब दिखाया जाता है कि कैसे जो और वॉलेट एक दूसरे से मिले थे। वॉलेट कॉटन फील्ड में काम करती है। वहां जो से उसकी मुलाकात होती है एक पेड़ के नीचे। दोनों फ्लर्ट करते हैं और कनेक्शन बन जाता है। वॉलेट डिसाइड करती है कि ये आदमी मेरा है। जो और वॉलेट बेल्टिमोर जाने का प्लान बनाते हैं, बट जो न्यूयॉर्क को चूज करता है। वॉलेट थोड़ी नर्वस होती है, बट इवेंचुअली न्यूयॉर्क से प्यार कर बैठती है। अब दिखाया जाता है कि वॉलेट के चिल्ड्रन नहीं होते हैं। जितनी बार भी वो बच्चा चाहती है मिसकैरेज हो जाती है। वो मदरहुड के बारे में और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो डॉर्कस को कभी डॉटर और कभी राइवल की तरह सोच रही है, क्योंकि डॉर्कस उसके लिए नीस थी, और अब उसे पता चला है कि जो और डॉर्कस एक साथ रिलेशनशिप में थी, तो वो उसकी अब राइवल भी बन गई है, दुश्मन बन गई है। वॉलेट एलिस से कहती है कि वो डॉर्कस को डॉटर की तरह लव कर सकती थी। एलिस उसको क्रिटिसाइज करती है कि वो कंफ्यूज्ड है। वॉलेट सोचती है कि क्या वो कभी अडल्ट इमोशनली बन पाएगी। दोनों वुमेन आर्ग्यू करते हैं, फिर जोक बन जाते हैं। एलिस क्लोथ आयरन करते करते जलती रहती है, और उसके बाद दोनों हंसने लगते हैं। वॉलेट ड्रग स्टोर से बाहर जाके अपने फ्यूनरल वाले वॉलेंट सेल्फ को याद करती है। उसको रियलाइज होता है कि लाफ्टर टीयर्स से ज्यादा सीरियस होते हैं, और वो नोटिस करती है कि स्प्रिंग आ गया है।
तो दोस्तों स्प्रिंग जो है रिन्यूअल का सिंबल है और नरेटर बताती है कि न्यूयॉर्क का स्प्रिंग डिस्क्राइब करते हुए कि सब लोग एक दूसरे को ज्यादा नोटिस करने लगते हैं। गर्म हवा और नए लीव्स लोगों के अंदर एक मिक्स्ड इमोशन जगा देते हैं। सैड म्यूजिक यानी ब्लूज भी स्ट्रीट पर बज रहा होता है। नरेटर कहती है कि ब्लैक का मतलब है ब्लू। ब्लैक लाइफ सैडनेस म्यूजिक और स्ट्रगल का मिक्सचर है। अब दिखाया जाता है कहानी में कि स्प्रिंग के सीजन में जो ट्रेस पर बैठ कर रो रहा है, वॉलेट उसे दूर रहती है, कम बोलती है, लेकिन फिर भी वॉलेट उसके हैंडकरशिफ्स मतलब कि रुमाल धो रही होती है। नरेटर कहती है कि वो जो को सबसे ज्यादा समझती है। वो कहते हैं कि जो एक्चुअली काइंड नहीं बल्कि प्राउड और सेल्फिश है, जो और औरतों को देखना पसंद करता है, वॉलेट को इग्नोर करता है। जो का जो अफेयर है वो पहले से लिखा हुआ था, जो कि लाइफ को एक रिकॉर्ड की तरह डिस्क्राइब किया गया है, बाउंड टू द ट्रैक यानी कि रिपीट होने वाली लाइफ। फिर कहानी में जो के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है कि जो का जन्म हुआ था वेस्पर कंट्री में 1873 में। उसके रियल पेरेंट्स का पता कुछ नहीं है और उसको रोड और फ्रैंक विलियम्स ने पाला है। स्कूल में उसने अपना नाम ट्रेस रखा क्योंकि पेरेंट्स का कोई ट्रेस नहीं था। जो और उसका फ्रेंड विक्ट्री को हंटर ट्रेनिंग देता है। जो का लाइफ हंटिंग और सर्वाइवल स्किल से शेप्ड हुआ है। व्हाइट सुप्रीमिस्ट एक टाउन वेनम को जला देती हैं, ब्लैक पीपल की प्रॉपर्टी और राइट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो और विक्ट्री को वहां से निकलना पड़ता है, दोनों दोस्त वहां से छोड़ देते हैं, कहीं और रहने चले जाते हैं और 1906 में जो और वॉलेट न्यूयॉर्क आते हैं। ये वो समय है जब एक पॉस्परस ब्लैक कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है। वो अपना घर को डेकोरेट करते हैं, वहां पे बर्ड्स और प्लांट्स रखते हैं। अब पैसे कमाने के लिए जो क्लियोपेट्रा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काम करता है। अब एक टाइमलाइन को समझने की जरूरत है। 1917 में राइट में जो पे अटैक होता है। 1925 तक वॉलेट इमोशनली डिस्टेंट हो जाती है। जो डॉर्कस के साथ अफेयर स्टार्ट करता है, जो खुद को ब्लेम करता है। जो डॉर्कस को हंट करता है जैसे कोई वो शिकार हो, उसको लगता है डॉर्कस उसे धोखा दे रही है। वो हर लड़के की को कंपटीशन समझने लगता है। वहीं पर पास में सलून में म्यूजिक जैज बज रहा होता है। जो को लगता है म्यूजिक उसके सस्पिशियस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जो और डॉर्कस फाइट करते हैं। जो इनसिक्योर हो जाता है, उसको लगता है डॉर्कस किसी और से मिल रही है। वो अपनी पहली मीटिंग डॉर्कस के साथ याद करता है। पार्क में दोनों ने अपने इनिशियल लिखे होते हैं। जो को लगता है डॉर्कस उसकी चॉइस थी। अब नरेटर कहता है कि किसी भी इंसान के माइंड को समझना रिस्की होता है, फिर भी वो इंसिस्ट करती है कि वो लोगों को समझने की कोशिश करें। उसको लगता है कि जो को ट्रूबेल, रोज टीयर और फैमिली हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। स्टोरी आगे बढ़ने के बाद साथ साथ वापस पास में भी जाती रहती है, जैसे जैस म्यूजिक में सेम थीम वेरिएशन के साथ रिपीट होता है। ट्रूबेल 11 साल तक वॉलेट की फैमिली के साथ रहती रही। वो हमेशा लुइस और गोल्डन ग्रे की कहानियां सुनाती थी। गोल्डन ग्रे एक लाइट स्किन हैंडसम बॉय होता है। कहानी में बताया जाता है कि ट्रूबेल एक स्लेव इंसान रही है, एक सर्वेंट की तरह रही है वेरा के घर में, उस घर में जहाँ पे वेरा और गोल्डन बॉय रहते थे। फिर भी वो गोल्डन ग्रे को काफी ज्यादा एडमायर करती है। आप दोस्तों जानते हैं कि गोल्डन ग्रे कौन है? वेरा लुइस एक ब्लैक इंस्लेव मैन से प्रेग्नेंट होती है। उसके पेरेंट्स उसको घर से निकाल देती हैं। गोल्डन ग्रे का बर्थ इसी सिचुएशन से होता है। वेरा लुइस ट्रूबेल को अपने साथ बेल्टिमोर ले जाती है। ट्रूबेल अपने बच्चों को छोड़ देती है। वो होप करती है कि पैसे मिलकर उसके बच्चों को फ्रीडम मिलेगी। नरेटर गोल्डन ग्रे को इमेजिन करता है, एक कैरिज में सफर कर रहा है, रेन स्टॉर्म में पोर्ट होल से रुक जाता है। वहां उसको एक डार्क स्किन इंजर्ड वुमेन मिलती है। गोल्डन उस वुमेन से डर जाता है। उसको लगता है कि वो डेंजरस है, अननोन है, फिर भी वो उसको अपने कैरिज में ले लेता है। गोल्डन को पता चलता है कि उसका फादर ब्लैक मैन हेनरी लेस्टोरी है। उसने हमेशा सोचा था कि वो वाइट होगा। अब उसकी आइडेंटिटी जो है वो कोलैप्स कर रही है क्योंकि ब्लैक एंड नथिंग वर्ल्ड व्यू ब्रेक हो जाता है।
गोल्डन जो है शराब पीने लगता है, उसको अपने एक्शन पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो इंजर्ड वुमेन की केयर प्रॉपर्ली नहीं करता। नरेटर गोल्डन को जज भी करती है और माफ भी कर देती है। वो कहती है गोल्डन यंग और कंफ्यूज्ड है, वो अपनी नरेशन पर खुद डाउट करती है। अब कहानी में एंट्री होती है एक ब्लैक बॉय ऑनर म्यूज। वो गोल्डन को बताता है कि हेनरी जो उसका फादर है जल्दी वापस आएगा। गोल्डन उस बॉय के साथ थोड़ा रूड बिहेव करता है। गोल्डन को अपने फादर की एब्सेंस का पेन फील होता है। उसको लगता है कि जैसे एक फैंटम लिव मिसिंग हो, यानी कि उसकी आइडेंटिटी मिसिंग हो। अब गोल्डन जो है इंजर्ड वुमेन को देखने के लिए रेडी होता है। नरेटर भी इमोशनल हो जाती है और गोल्डन को समझने की कोशिश करती है। वो होप करती है कि सबको पीस मिले। अब कहानी में दिखाया जाता है कि 13 साल बाद भी लोग वाइल्ड नाम की औरत के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। वेनिन के लोग उसको एक लेजेंड बना देते हैं। लोग मानते हैं कि वाइल्ड बेबीज को कर्स कर सकती है, प्रेग्नेंट गर्ल्स को डरा देती है। कुछ लोगों को लगता है कि वो फील्ड में काम करते हुए उनके कानों में विस्पर करती है। अब हेनरी हंटर्स हंटर वाइल्ड को याद करता है। जब वाइल्ड पहली बार मिली थी वो जेंटल थी, हंसने वाली एक औरत थी। कुछ दिन तक वो हंटर के घर में रहती है और गोल्डन ग्रे के साथ टाइम बिताती है। गोल्डन ग्रे अपने फादर हंटर के घर आता है। हंटर नर्वस हो जाता है क्योंकि गोल्डन वाइट मैन जैसा लगता है। गोल्डन कहता है नो डैडी, वी डोंट नो ईच अदर। हंटर गोल्डन को बताता है कि वेरा लुइस ने उसको उसके बारे में कभी नहीं बताया। हंटर कहता है सन सिर्फ ब्लड से नहीं एक्शन से बनते हैं। इसी वक्त वाइल्ड लेबर यानी कि डिलीवरी में होती है। गोल्डन उस पर ब्लेम और गुस्सा करता है। हंटर और गोल्डन का रिलेशनशिप टेंस हो जाता है। गोल्डन पहले हंटर को मारना चाहता है लेकिन कुछ चीज शायद वाइल्ड उसको रोक देती है। नरेटर कहते हैं वुमेन ऑफन मैन को इमोशनली चेंज कर देती है। अब वेनम में रेसिज्म और फायर अटैक की वजह से ब्लैक कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी। जो और विक्ट्री को वहां से निकलना पड़ा। जो बचपन से अपनी मदर वाइल्ड को ढूंढ रहा है, यानी कि हंटर हंटर और वाइल्ड का जो बच्चा था वो था जो। वाइल्ड कभी वुड्स में मिलती थी, कभी शुगर केन में। उसका फेवरेट प्लेस था हिबिस्कस पैच था, जो कि रिवर के पास था। जो वाइल्ड को कॉल करता है आर यू माई मदर, लेकिन वाइल्ड जो है वो कोई जवाब नहीं देती। तो जो है कंफ्यूज हो जाता है और उसको अपनी मदर का कोई क्लोजर नहीं मिलता। उसका चाइल्डहुड इनकम्प्लीट और पेनफुल रहता है। विक्ट्री उसको कंफर्ट करती है बट जो पीस नहीं पाता। अब जो न्यूयॉर्क में डॉर्कस को ट्रैक कर रहा है, उसके पॉकेट में गन है। उसको लगता है वुमेन पावर यूज करती है और फिर सरेंडर कर देती है। जो सोचता है कि डॉर्कस उसको छोड़ रही है किसी और के लिए। वो जेलेसी और इनसिक्योरिटी में फंस जाता है। जो के थॉट्स पास्ट और प्रेजेंट में जम करते हैं। वाइल्ड की यादें, डॉर्कस का फेयर और हंटिंग और एम्बेंडेंट फीलिंग। जो एक बार वाइल्ड को केव में ढूंढता है। वहां उसको ग्रीन ड्रेस, डॉल, सिल्वर ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, लेकिन वाइल्ड खुद गायब होती है। अब कहानी में दिखाया जाता है कि डॉर्कस एक अडल्ट पार्टी में आती है। वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वहां डांसिंग ब्रदर्स नहीं है, जो उसको पहले रिजेक्ट कर चुके हैं। डॉर्कस अपने नए लवर एक्टॉन के साथ डांस कर रही है। दोनों के मोमेंट्स परफेक्टली सिंक में होते हैं। एक्टॉन और डॉर्कस को गिफ्ट नहीं देता, डॉर्कस खुद उसको गिफ्ट देती है। फिर भी डॉर्कस खुश है क्योंकि एक्टॉन सिलेक्टिव है, थोड़ा कोल्ड है, डिस्टेंट है। लेकिन डॉर्कस को इमोशनल रिएक्शन अट्रैक्टिव लगता है। तो यहाँ पे डॉर्कस जो है एक पैटर्न को रिपीट कर रही है कि कोई उसको रिजेक्ट करेगा, थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस बनाएगी और दोबारा अनरिटर्न लव पाएगी। अब जो डॉर्कस है अपनी कहानी खुद बताने लगती है। उसने कुछ दिन पहले जो को कह दिया था कि वो उसे सिक हो गई है। उसको लगता है कि जो अब उसको ढूंढने आएगा। अब नरेटर, जो, वॉल्ट और अब डॉर्कस सब अपनी अपनी कहानियां बोलते हैं। ये बिल्कुल जैज म्यूजिक जैसा है। हर इंस्ट्रूमेंट अपना सोलो प्ले करता है बट ओवरऑल एक रिदम बनती है। डॉर्कस को पार्टी एक वॉर जैसी लगती है। उसको लगता है कि जो भी अब होगा वो लाइफ चेंज कर देगा। अचानक डॉर्कस को पता चलता है कि जो आ गया है, जो रो रहा है। एटमॉस्फेयर थोड़ा हैवी हो जाता है। डॉर्कस को लगता है कि वो गिर रही है।
एक फॉलिंग सेंसेशन जो है वो महसूस कर रही है। एक्टॉन जो है वो इरिटेट हो जाता है। फेलिस कंफ्यूज्ड हो जाती है और डॉर्कस से एक्सप्लेनेशन मांगती है। डॉर्कस स्लोली ड्रिफ्ट कर रही होती है, यानी कि अनकॉन्शियस या फिर स्लीप की स्टेट में है। म्यूजिक उसको बहुत लाउड लगता है। उसको लगता है कोई और वुमेन गा रही है, बट वर्ड्स जो है वो फेमिलियर लगते हैं उसको। नरेटर कहती है कि न्यूयॉर्क में स्वीटहार्ट वेदर है। सब लोग बाहर निकल आए हैं, फ्लर्टिंग और ग्रूमिंग कर रहे हैं। कार्स भी हॉन्क नहीं कर रही है ताकि मूड स्पॉइल ना हो। एक ब्रास बैंड बज रहा है जो कि ऑलमोस्ट होली लग रहा है। वॉलेट आज अपने कोट्स हटा देती है जो वो नॉर्मली अपनी बॉडी को हाइड करने के लिए पहनती थी, लेकिन जो अभी भी रो रहा है। नरेटर पहली बार जैज म्यूजिक को डीपली पावरफुल और ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल फील करती है। म्यूजिक एक इमोशनल फोर्स बन जाती है। वॉलेट ने डॉर्कस की फोटो एलिस को रिटर्न कर दी, लेकिन उसने डॉर्कस को सोचना बंद नहीं किया। फेलिस जब वॉलेट के घर आती है तो वो डॉर्कस जैसी लगती है। वॉलेट को लगता है जैसे डॉर्कस वापस आ गई हो। नरेटर एडमिट करती है कि फेलिस उसको नर्वस करती है। शायद फेलिस स्टोरी का अनप्रिडिक्टेबल टर्निंग पॉइंट है। फेलिस अपनी लाइफ बताती है। वो ग्रैंड मदर के साथ रहती थी, पेरेंट्स टक्सीडो में काम करते थे, उसके फादर ब्लैक न्यूज़पेपर पढ़ते थे और रेसिज्म के बारे में अवेयर थे। फेलिस को डॉर्कस पहले फन और इंटरेस्टिंग लगती थी। डॉर्कस गॉसिप करती थी, फाइट करती थी, अटेंशन चाहती थी। फेलिस को लगता था कि डॉर्कस लाइफ को एक्साइटिंग बनाना चाहती है। फेलिस के पास एक ओपल रिंग है जो डॉर्कस के पास भी थी। डॉर्कस ने वो रिंग एक्टॉन के लिए बोरो की थी। रिंग रिलेशनशिप, डिजायर, पोजीशन का ये एक सिंबल बन जाती है। फेलिस रियलाइज करती है कि डॉर्कस जो के साथ भी सेम बिहेवियर करती है और एक्टन के साथ भी सेम साइकिल को रिपीट कर रही है। यानी कि जो का जो शक था वो बिल्कुल सच था। डॉर्कस की ये आदत है कि कोई आदमी उसको रिजेक्ट करे और उसके वो अटेंशन उस आदमी से पाए और वो आदमी खुद उसके पास चल कर आए। डॉर्कस की डेथ के बाद फेलिस जो से मिलने आती है। वो उसे कहना चाहती है कि डॉर्कस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी जितना जो उसके बारे में सोचता था। फेलिस जब आती है, वॉलेट ऑनेस्ट होती है कि डॉर्कस अगली थी, जो सरप्राइजिंगली सॉफ्ट और केयरिंग लगता है। फेलिस नोटिस करती है कि जो एक्चुअली वॉलेट से कितना ज्यादा कनेक्टेड है। वॉलेट फेलिस को बताती है उसने अपनी लाइफ गलत तरीके से जिया। वो यूथ और स्किन टोन ऑब्सेशन में फंस गई। उसको अपनी मदर और आइडेंटिटी याद आती है। फेलिस कहती है कि डॉर्कस ने अपने आप को इजीली डाई होने दिया। वो पहली बार डॉर्कस के लिए रोती है। फेलिस को पता चलता है उसकी रिंग डॉर्कस के साथ बरी हो गई है, दफन हो गई है, लेकिन फिर भी वो ट्रेस हाउस आती रहती है। फेलिस को वॉलेट की ऑनेस्टी पसंद आती है। वॉलेट का मी अब फेक आइडेंटिटी नहीं, रियल सेल्फ बन गया है। जो, वॉलेट और फेलिस ग्रेजुअली इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। एक दिन फेलिस रिकॉर्ड लगाती है जो और वॉलेट जो है वो डांस कर रहे होते हैं। फेलिस थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उन लोगों को ज्वाइन नहीं करती, लेकिन वो देख कर फील करती है कि ये एक प्राइवेट हीलिंग मूवमेंट है जो और वॉलेट के लिए। फेलिस डिसाइड करती है कि वो अपनी मदर को सच बताएगी रिंग के बारे में। वो समझती है कि रिंग का वैल्यू ज्वेलरी नहीं बल्कि फ्रीडम है, रूल ब्रेकिंग मूवमेंट है। बाहर वेदर काफी वार्म होता है, लाइफ स्लोली नॉर्मल हो रही होती है। अब नरेटर कहती है कि उसको लगता है लोगों को समझ सकती है, वो उनके एक्शन को प्रिडिक्ट कर सकती है। उसने सोचा था कि जो और वॉलेट एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन सब कुछ ट्रेजेडी में खत्म होगा, ये सब उसने सोचा था, लेकिन वो गलत थी। उसको लगता है कि पास्ट एक रिकॉर्ड टेप की तरह हो जो रिपीट होता रहे, लेकिन रियलिटी हमेशा अलग रहे। नरेटर फाइनली समझती है कि लाइफ फिक्स नहीं होती। लाइफ एक जैज म्यूजिक जैसी है जिसमें इम्प्रोविजन होता है, लोग चेंज हो सकते हैं, पास उनको कंट्रोल नहीं करता। जो और वॉलेट भी एक दूसरे को इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी लाइफ को रिबिल्ड करते हैं, दोबारा से बर्ड्स को पालते हैं, म्यूजिक को सुनते हैं, एक साथ वक्त बिताते हैं, अपनी स्मॉल नॉर्मल हैप्पीनेस पर वापस आते हैं। नरेटर को समझ में आ जाता है वो लोगों को जज कर रही थी विदाउट फुल्ली अंडरस्टैंडिंग देम।
गॉसिप को ही उसने सच मान लिया था। और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ऑलरेडी टोनी मॉरिसन के लाइफ और करियर पे वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वीडियो ढूंढने में कोई मुश्किल हो तो अमेरिकन लिटरेचर की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।